ऑनलाइन ठगी के मामले में दो शातिर युवक गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ मोनिका सेन ने जिले में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर तत्परत कार्रवाई करने को लेकर भवानी मंडी थाना व आसपास के क्षेत्र को निर्देशित किया गया था। इसी दौरान श्रीमती शीतल शर्मा द्वारा भवानी मंडी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके साथ ऑनलाइन की धोखाधड़ी कर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 45,000 रुपए की ठगी की गई है। इस पर थाना भवानी मंडी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जहां राजेश यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ वहीं के नेतृत्व में अरुण कुमार शर्मा पदाधिकारी भवानी मंडी के निकट सुपरविजन में महावीर सिंह यादव थाना अधिकारी भवानी मंडी पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन लोन देने को लेकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी की तलाश की गई, जहां गैंग के दो शातिर लोगों को गिरफ्तार किया गया। जहां पुलिस ने प्रेमचंद पुत्र मोहनलाल जाति मीणा 21 साल निवासी धोलापानी थाना प्रतापगढ़ को व दिनेश रचक पुत्र प्रभुलाल धोबी निवासी मकान नंबर 82 कबीर कॉलोनी चित्तौड़गढ़ थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है। जहां पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। भगवान देवनारायण की मनाई जयंती निकाली शोभा यात्रा। लोक देवता देवनारायण भगवान की गुर्जर समाज के लोगों द्वारा सूलिया गांव में भगवान देवनारायण की जयंती मनाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान समस्त ग्रामवासी शोभा यात्रा में शामिल हुए। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। विधायक संदीप शर्मा ने इंदरगढ़ लाखेरी में की शिरकत। लाखेरी ब्राह्मण समाज ने शर्मा का किया जोरदार स्वागत। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने सुमेरगंज मंडी इंदरगढ़ सहित लाखेरी में शिरकत की। इस दौरान लाखेरी आगमन पर विधायक संदीप शर्मा ने ब्राह्मण समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस क्रम में लाखेरी ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने शर्मा का फूलमाला पहनाकर तथा साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर लाखेरी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष शिवनारायण जोशी, चोटमल पंचोली, किशन पाराशर, रघु पारेख, देवकीनंदन शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, गोविंद शर्मा, विनोद पांचोली, प्रयागराज शर्मा, अभिषेक शर्मा, लक्की शर्मा, प्रियांशु शर्मा, कुलदीप शर्मा, अभय शर्मा, यश शर्मा मौजूद रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। 450 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित एक मोटरसाइकिल, 3 तस्कर गिरफ्तार। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि थाना अधिकारी कामखेड़ा द्वारा नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए विगत रात्रि को 3 तस्कर गोलू मीणा, रामनिवास बेरवा, अर्जुन कुमार बेरवा निवासी बंदा जागीर पुलिस थाना कामखेड़ा के कब्जे से 450 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ हेतु मुख्यालय के निर्देश अनुसार अभियान चलाया जा रहा है, जहां कामखेड़ा थाना इलाके क्षेत्र में अफीम के पट्टे होने से यहां पर मादक पदार्थ तस्करी की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए थाना अधिकारी कामखेड़ा के निर्देश पर लगातार निगरानी सूचना संकलन की जा रही थी। इसी दौरान विगत 5/2/2022 को सुरेंद्र सिंह थाना अधिकारी पुलिस थाना कामखेड़ा मजाप्ता द्वारा नाकेबंदी की गई, जिसमें मुलजिम गोलू पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी बंदा जागीर तथा कामखेड़ा रामनिवास पुत्र कांतिलाल जाति बेरवा निवासी बंदा जागीर थाना कामखेड़ा अर्जुन कुमार पुत्र राम प्रताप जाति बेरवा निवासी बंदा जागीर कामखेड़ा के कब्जे से 450 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम न्यू एक मोटरसाइकिल जब्त करके पुलिस थाना कामखेड़ा द्वारा एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। मनोर थाना से राज शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 5/2/2022 को मैं एसएचओ में जाप्ता के सूलिया जागीर तिराया पर नाकाबंदी कर रहा था कि नाकाबंदी के दौरान 7:30 PM पर एक मोटरसाइकिल सूलिया जागीर की तरफ से आए, जो पुलिस जाप्ता को देकर वापस जाने लगे, जिस पर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्हें घेराबंदी कर रोका। नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम गोलू पुत्र हीरालाल मीणा, दूसरे ने रामनिवास पुत्र घीसालाल मीणा बेरवा एवं अर्जुन कुमार
पुत्र राम प्रताप जाति बेरवा निवासी बंदा जागीर के होना बताए। इन पर संदेह होने पर चेक किया गया तो राम निवास के पैंट की जेब में 450 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसे मौके पर जब्त कर तीनों व्यक्तियों को मादक पदार्थ बिना परिवहन के अनुज्ञा पत्र के लाने ले जाने पर गिरफ्तार किया। अनुसंधान एसएचओ जावर के सपोर्ट किया है, जो अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में दुनिया की सबसे अच्छी रेल कनेक्टिविटी बनेगी, जबकि जल्द ही एयर कनेक्टिविटी से भी कोटा जुड़ पाएगा। कोटा दौरे पर पहुंचे ओम बिरला ने लोकसभा कैंप कार्यालय में आज जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों की भीड़ लगी रही। लोग अलग अलग तरह की समस्या लेकर लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ने सभी लोगों की समस्याओं सुनकर उनके समाधान के सुविधान का आश्वासन दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय कोटा दौरे पर आज कोटा पहुंचे थे, जहां लोकसभा अध्यक्ष का दिल्ली जाने का प्रोग्राम था। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। भारत रत्न स्वर गायिका लता मंगेशकर जी का निधन पूरे राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपने गीत संगीत से भारत की संस्कृति, भारत का साहित्य, भारत के गीत पूरे विश्व के अंदर पहुंचाए थे और पूरे विश्व में उनके गीतों को सुना जाता था। आज उनके निधन पर हम सब दुखी हैं कि आज हमने लता दी जैसे स्वर गायिका को खो दिया है, लेकिन उनके गीत, उनके संगीत, उनकी वाणी हमेशा हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेगी, हमारी यादों में रहेगी। हजारों लाखों नौजवानों को संगीत से जोड़ने में उन्होंने काम किया। इस क्षेत्र को उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका योगदान हमेशा हमारा राष्ट्र याद रखेगा। इस निधन पर उनके जितने भी समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो भी बहुत दुखी हैं। पूरा राष्ट्र दुखी है। मैं उनको प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनकी स्मृतियाँ हमेशा हमारे जीवन में रहे, हमारे दिल में रहे, यही उनकी याद है। अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक चालक व खल्लासी को किया गिरफ्तार। लाखेरी उपखंड के अंदरगढ़ शहर की पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रक जब्त कर चालक व खल्लासी को गिरफ्तार किया। बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव द्वारा समस्त थाना अधिकारियों को दिए गए निर्देश में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अवैध बजरी परिवहन खनन पर रोक के संबंध में कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के निर्देश में उत्तराधिकारी तनिषा जाखड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी हरीश भारती के नेतृत्व में पुलिस चौकी बाबाई के सामने नाकाबंदी में अवैध बजरी से भरे ट्रकों को परिवहन कर ले जाते समय 2 ट्रकों को जब्त कर ट्रक चालक व खल्लासी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार खुशीराम पुत्र भैरोलाल भील निवासी नया गांव रानीपुरिया पुलिस थाना घाड़ जिला टोंक व राजेंद्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह छाती सिख जाट निवासी नया गांव रानीपुरिया पुलिस थाना घाट जिला टोंक को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम में एसआई जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल रोहितास टीका विनोद मौजूद रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। काले मुंह के बंदरों ने किया महिला को जख्मी। काले मुंह के उत्पाती बंदर ने महिला को किया जख्मी, चिकित्सालय में करवाया उपचार।
लाखेरी उपखंड के अंतर्गत शहर में काले मुंह के बंदरों का आतंक में शहरवासियों ने भय बना हुआ है। इसी क्रम में शहर के वार्ड नंबर 7 निवासी शीला शर्मा पति कुंज प्यारी शर्मा को काले मुंह के बंदर ने जख्मी कर दिया, जिसका प्राथमिक उपचार इंद्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में करवाया गया। काले मुंह के बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए शहरवासियों ने वन विभाग के नगर पालिका को ज्ञापन देकर उत्पाती बंदरों से निजात दिलवाने की मांग की है। पूर्व में भी क्षेत्र में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बीजासन माता मंदिर पर काले मुंह के उत्पाती बंदर द्वारा 10 से 15 लोगों को जख्मी कर दिया गया था। वहीं वन विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1-2 दिन में रेस्क्यू टीम बुलवाकर काले मुंह के उत्पाती बंदरों को पकड़ लिया जाएगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में गौरव शर्मा, अनुवर निशी चिश्ती, रोहित सेन, मनीष सेन आदि युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। मैं गौरव शर्मा। शहर में क्या है, काले मुंह के बंदरों का आतंक है, तो उसमें मेरी चाची है जिनको भी जख्मी कर दिया है और छत पर से गिरा दिया। उनका उपचार इंद्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में कराया गया है। तो अभी ये जो काले मुंह के बंदरों का आतंक है, तो आपने नगर पालिका वो वन विभाग में सूचना? हाँ, वन विभाग और नगर पालिका में शहरवासियों ने ज्ञापन सौंप दिया है, जिसके लिए नगर पालिका ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसको। वो वन विभाग से क्या जवाब मिला? वन विभाग ने भी बोला था कि हम आपके ये रिपोर्ट डाल देंगे और आगे से रेस्क्यू टीम आएगी जो देखेगी। क्योंकि पूर्व में भी यहाँ श्री बीजासन माता मंदिर पर श्रद्धालुओं को कई लोगों को पिछली बार भी अभी 1 महीने पहले की बात है, तो 15-20 लोगों को जख्मी कर रखा था काले मुंह के बंदर ने। बहुत आतंक हो रहा है इंद्रगढ़ शहर में। शहर वासियों को काफी भय बना हुआ है। हाँ, हमारे मोहल्ले में भी 2-4 को जख्मी कर चुके हैं। अंतर रेलवे स्टेशन पर चल रहे 84 दिनों के धरने प्रदर्शन का शनिवार को समापन कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 84 दिनों से दो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव को लेकर सरदार गुरजंट सिंह व पार्षद प्रेमशंकर शांत ने नेतृत्व में रेलवे स्टेशन से बाहर रेल रोको आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन इस आंदोलन के कस्बे की जनता का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल पा रहा था। जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी कस्बे की समस्याओं के लिए 84 दिनों तक रोजाना धरना प्रदर्शन किया और रेल प्रशासन को आगाह करते रहे। इस दौरान कई संगठनों को ज्ञापन के माध्यम से सहयोग रहा, लेकिन धरने पर कुछ लोग ही बैठे थे। लेकिन जब पूरा सहयोग नहीं मिला तो शनिवार को रेलवे पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन के समापन की घोषणा की गई और आरपीएफ के अधिकारियों के ने माला पहनाकर आंदोलनकारियों का स्वागत किया। इस दौरान पार्षद प्रेमशंकर शांत ने कहा कि मलाल रहेगा कि खुद की समस्याओं के लिए भी कभी जनता आगे चलकर नहीं आई। यह एक सोचनीय विषय है। अंतबारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। तो जैसा कि अभी फिरोज भाई ने बताया कि लगभग 83 दिन से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो कोविड-19 से पहले जो यहाँ पर दयोदय और इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव था, उससे आम नागरिकों को और अंतर क्षेत्रवासियों को काफ़ी सुविधा थी, क्योंकि एक ट्रेन रुकने से उसका संबंध पूरे देश से हो जाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ जाना चाहता है समय अनुसार और जल्दी पहुँच सकता है। जब वो ट्रेन बंद हुई तो सारे स्टॉपेज जहाँ पे भी रुकती थी वो सब बंद हो गई थी, गाड़ी बंद हो चुकी थी। लेकिन जब शुरू की गई तो अंता के अलावा सभी जगह रुकती रही। हम काफ़ी समय तक इंतजार करते रहे कि भाई गाड़ी रुकेगी। कई जनप्रतिनिधि पहले भी ज्ञापन डीआरएम के नाम या स्थानीय सांसद को देते रहे, हम भी देखते रहे कि भाई रुकना चाहिए, लेकिन अंत में हमें यहाँ पर धरने प्रदर्शन के रूप में बैठना पड़ा। और हम ये चाह रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी गाड़ी का यहाँ ठहराव हो। कई बार हमारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, संबंधित लोगों से बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई हल ठीक से नहीं निकला। लेकिन आश्वासन जरूर थोड़ा बहुत मिला है। लेकिन गाड़ी का ठहराव हम अभी भी यही कहते हैं कि भाई होना चाहिए अतिशीघ्रता से। सरकार बंधुओं को, नगर के जनप्रतिनिधियों को, रेलवे प्रशासन के सभी अधिकारियों को, आंदोलन में शामिल होने वाले नगर के सभी लोगों का सबसे पहले एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आभार व्यक्त करता हूं कि आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसी तरह से धरने को समर्थन दिया। शायद ही राजस्थान में ऐसा कोई आंदोलन होगा
जो इतने दिन तक चला। इस आंदोलन से मुझे एक निष्कर्ष निकला है कि लोगों को अपनी हक और अधिकार के लिए आगे आना होगा। ब्लॉक स्तरीय अंतर युवा मंडल खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नेहरू युवा केंद्र 12 युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर के निर्देशानुसार अंतर ब्लॉक राष्ट्रीय युवा समन्वयक प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जब राष्ट्रीय युवा समन्वयक मोनू कुमार ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिता में 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें 100 मीटर दौड़ में देवपुरा बंजारा के विष्णु बंजारा विजेता, प्रवीण बंजारा उप विजेता, कबड्डी में असवावा विजेता, देवपुरा बंजारा उप विजेता, रस्साकसी में पलसावा विजेता, पचेल कला विजेता, लंबे कूद में कुलदीप पीणा विजेता, विशाल पीणा उप विजेता, वॉलीबॉल में पचेल कला विजेता, खजूरना कला उप विजेता रही। प्रतियोगिता में कुल 8 से 10 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कोच अब्दुल गफ्फार, माणकचंद व रोब खान रहे। प्रतियोगिता समापन पर मुख्य अतिथि अंतर पंचायत समिति के प्रधान प्रखर कौशल, विशिष्ट अतिथि पार्षद पवन दाधीश द्वारा विजेता टीम व उप विजेता को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विजेता टीम को 8 फरवरी को जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा। कार्यक्रम में शहीद पीटीआई मोहित सक्सेना, अनंत कोट, पुनीत कुमावत सहित अन्य मौजूद रहे। अंतावारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। वन विभाग की कार्रवाई में अवैध खननकर्ताओं में मचा हड़कंप। भामाशाह मंडी के पीछे वन विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध खनन। सूचना पर अचानक पहुंची वन विभाग की टीम। भागने के चक्कर में मौके पर पलटी एक ट्रॉली। वन विभाग की ट्रॉली पर अचानक पत्थर माफियाओं और मजदूरों ने किया हमला। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर बुलाया पुलिस व अपने कर्मचारियों को। मौके पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त करने की सूचना मिल रही है। कोटा में वन विभाग की जमीनों पर माफियाओं खुलेआम पत्थरों का खनन करते नजर आ रहे हैं। कोटा के भामाशाह मंडी के पीछे वन विभाग की जमीन है, जहां पर खुलेआम खनन हो रहा है। शनिवार को लोगों में जब अधिकारियों की शिकायत की तो टीम मौके पर पहुंची। टीम को देखकर खनन कर रहे लोग भागने लगे। खनन माफिया ट्रैक्टर ट्राली भगा ले जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान भागने की कोशिश में एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। वन विभाग के कर्मचारी जब खननकर्ताओं को पकड़ने पहुंचे तो आरोपियों की टीम पर पत्थर भी फेंकने लगे और भाग गए। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां अवैध खनन हो रहा था वहां से वन विभाग की चौकी चंद दूरी पर ही है। इसके बाद भी वन विभाग के कर्मी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। वह अधिकारियों तक बात पहुंची तो वन कर्मी कार्रवाई करने पहुंच गए। डीएफओ रवि मीणा ने अनुसार कार्रवाई की गई थी। जहां कितनी गाड़ियां जब्त की गई है इसकी रिपोर्ट देर शाम तक देने की बात कही जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। गड़ेपान की फैक्ट्री में तिब्बत बिगड़ने से एक श्रमिक की मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार व अस्पताल डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया और शव उठाने से इनकार कर दिया। एमबीबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विधायक व स्थानीय सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग उठाई। ठेकेदार द्वारा 10 लाख रुपए देने से सहमति के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने मिली जानकारी के सामने आया कि मृतक सारोला गांव के सीताराम ठेका श्रमिक के तौर पर फैक्ट्री में काम करते थे, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। ऐसे में उनको नजदीक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां पर परिजनों ने उन्हें कोटा अस्पताल रेफर पहुंचाने, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई कि उसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सारोला की सरपंच प्रीति सिंह झाला ने बताया कि इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है, जिन्होंने समय पर श्रमिक का उपचार नहीं किया। इसके साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से भी एम्बुलेंस की मुहैया नहीं करवाई गई। जब परिजनों की ओर से हंगामा किया गया तो ठेकेदार की ओर से 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई। इसके साथ ही मृतक के परिवार में को एक नौकरी भी दी जाएगी। गड़ेपान से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। किस तरह से पूरी घटना हुई, पूरा मामला बताइए।
CFCL फैक्ट्री में सरोला से एक श्रमिक सीताराम 42 साल उम्र उसकी, वो कार्यरत था और ड्यूटी पे ही उसको सीने में दर्द या कुछ तबीयत बिगड़ने की शिकायत आई। उसने फैक्ट्री में डिस्पेंसरी में दिखाया और वहाँ पे उसको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन और बाहर आते ही उसके हार्ट अटैक आ गया। उसको ना तो कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड करी गई, ना उसे कोटा या किसी बड़े अस्पताल रेफ़र किया गया। अगर वो होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो नेग्लिजेंस और उसके मामले में हम लोगों ने यहाँ पे उसको सुबह जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी लाई गई तो ठेकेदार जी और कंपनी से जो लोग आए उनसे बात करी और घटना हुई गडेपान CFCL फैक्ट्री में गोवर्धन लाल जी ठेकेदार के पास एक सीताराम बेरुआ निवासी सारोड़ा कार्य करता था, जिसकी कल अचानक तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने पर उन्होंने CFCL की डिस्पेंसरी में दिखाया। उसके बाद फिर उसकी ज़्यादा तबीयत लगी होगी खराब, तो यहाँ कोटाहाट में लाए, जहाँ उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद आज इन्होंने रिपोर्ट दी है कि साहब वो बीमार होने से मृत्यु की, जो उसकी मृत्यु के उचित कारणों की जांच करवाई जा रही है। बाद पोस्टमार्टम डेड बॉडी इसके परिजनों को सुपुर्द करती है। प्रथम दृष्टया बीमार से ही है, हार्ट अटैक होने से मृत्यु हुई है, फिर भी जांच करवाई जाएगी। सर आपका नाम बताइए। योगेश कुमार। पुलिस चालक की मौत पर राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार, पुलिस जवानों ने दी सलामी। नेनवा उपखंड के खेरुणा निवासी पुलिस चालक की आकस्मिक हुई मृत्यु, जिस पर मृतक पुलिस चालक को पैतृक गांव में गमगीन माहौल में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि नेनवा उपखंड के खेरुड़ा निवासी पुलिस चालक रामविलास चौधरी टोक पुलिस लाइन में चालक के पद पर कार्यरत था, जिसके आज सुबह पुलिस लाइन क्वार्टर में ही तबीयत खराब होने पर साथ ही जवानों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजनों ने पहुंचने पर टोंक अस्पताल पुलिस चालक का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक चालक के शव को टोंक पुलिस जाते के साथ राजकीय वाहन के पैतृक गांव लाया गया, जहां गमगमीन माहौल में मृतक चालक को अंतिम संस्कार पहले पुलिसकर्मियों द्वारा सलामी दी गई। साथ ही नैनवा पुलिस अधीक्षक और नैनवा प्रभारी और पुलिसकर्मियों के मृतक चालक को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद मृतक के 12 वर्षीय बेटे द्वारा मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। नैनवा से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस ने लूट की वारदात का 6 घंटों में किया खुलासा। पुलिस द्वारा मात्र 6 घंटे में शराब के ठेके से तमंचे की नोक पर लूट की घटना का किया खुलासा, जहां पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को नकद पुरस्कार व प्रशासन पत्र देकर किया सम्मानित। लाकर उपखंड क्षेत्र के पापड़ी गांव में शराब की दुकान पर दिन दहाड़े शाम 5 बजे पिस्टल की नोक पर 43,000 रुपए की लूट का पुलिस टीम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि बाबई निवासी सेल्समैन ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर नंबर RJ14 CD 8525 को लेकर दारू की दुकान पर अचानक रुके और अंदर आकर ऊपर से पिस्टल तानकर गले में रखे 43,000 रुपए लूट ले गए। साथ ही मेरी जेब में मेरा मोबाइल भी निकाल कर ले गए। इस पर थाने में प्रकरण दर्ज कर संदिग्ध लुटेरों की तलाशी में नाकेबंदी शुरू करवा दी गई। टीम बनाकर लुटेरों की डिटेन किया गया। लाखेरी पदाधिकारी तनीश जाखड़ ने बताया कि हमले में लुटेरों को पकड़ने के लिए इंद्रगढ़ थानाधिकारी हरीश भारती, लाखेरी थानाधिकारी सुरेंद्र गुजर, गेलोडी थानाधिकारी पुताराम व दहीखेड़ा थानाधिकारी सत्यनारायण गुजर ने अपने अपने क्षेत्र में नाकेबंदी कर पकड़ने के सार्थक प्रयास किए गए। पुलिस अधीक्षक जय यादव को ज्यों ही लूट की वारदात को अंजाम देने वाले को टोंक जिले की ओर जाने की बात सामने आने पर रात को लगातार टोंक जिले की उनियारा पदाधिकारी ने लगातार संपर्क कर उन्हें सहयोग से पीछा कर रही लाखेरी पुलिस टीम का हथियारबंद लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने उनके पास से 4 जिंदा कारतूस के साथ पिस्टल बरामद की, लूट की राशि भी बरामद की। लाखेरी पदाधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि 4 व्यक्ति जयपुर में वाईफाई लगाने का कार्य करते हैं। चारों व्यक्ति शराब के आदी है। शराब के पैसे नहीं होने के इन लोगों ने जयपुर से किराए पर स्विफ्ट डिजायर को लेकर लूटने की योजना बनाकर लूट को अंजाम दिया। चारों आरोपियों ने लूट के साथ किराए की गाड़ी के ड्राइवर को भी हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप लगाकर बीच में ही बैठा दिया था और पिस्टल की नोक पर उस पर भी मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद ये लोग घूमते हुए पापड़ी टेके पर पहुंचे। वहां पर सेल्समैन के हाथों से 500 के नोटों की कट्टी देकर इन्हें पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
लूट करने वालों में से लोकेश साहू निवासी श्योपुर, जिला सवाई माधोपुर, हाल निवासी किराएदार जयपुर, दूसरा चानी हरिचंद निवासी जयपुर, तीसरा ईश्वर पारेता उर्फ मोनू निवासी बड़ा खेड़ा, जिला बूंदी, हाल निवासी किराएदार जयपुर, वह शहजाद जाति मुसलमान निवासी मस्तीपुरा, जिला बिहार, हाल निवासी किराया जयपुर सम्मिलित रहे। पुलिस ने इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखते ऊपर पता चला है कि लोकेश साहू श्योपुर पर 8 मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं एवं मोनू पारेता बड़ा खेड़ा के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज है। दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। वे कार्रवाई में लाखेरी पदाधिकारी निधि जाखड़ के साथ लाखेरी थानाधिकारी व इंद्रगढ़ थानाधिकारी के साथ जिले की पुलिस टीम तत्पर रही। त्वरित कार्रवाई पर पुलिस अधीक्षक यादव ने प्रशंसा पत्र के साथ नगद इनाम राशि पुलिस टीम को दी गई। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। कल लगभग 5:15 बजे सूचना मिली कि पापड़ी गांव में जो ठेकेदार है उसके सेल्समैन के साथ पिस्टल दिखा के 3 लोगों ने लूट की वारदात की और गले में से रुपए निकाले। सूचना मिलते ही कंट्रोल को सूचित किया और एसपी साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई 4 SHO की और जगह जगह नाकाबंदी की। आगे यहाँ टोंक पुलिस से भी संपर्क किया गया, नाकाबंदी करवाई गई। तो टोंक में अलीगढ़ थाना क्षेत्र में देवली गांव है, वहां पे उन लोगों को बरामद किया। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 4 लोग। मैडम कहाँ के हैं 4? लूट की राशि बरामद? हाँ, लूट की राशि उनके पास ही थी और जो पिस्टल थी वो भी उनके पास। पिस्टल खाली थी और 4 कारतूस मिले। बसंत पंचमी पर किया विद्या देवी सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण। रात्रि जागरण और सत्संग आयोजित। राजकीय सीनियर स्कूल देवरी चौथ में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर विद्या की देवी सरस्वती की भव्य प्रतिमा का अनावरण समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में व्यवस्थापक दिनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि देवरी चौथा PPO क्षेत्र में विद्यालय में ग्रामवासियों का सहयोग से सरस्वती की प्रतिमा का मंदिर का निर्माण करवाया गया। इससे पूर्व रात्रि को भजन संध्या व जागरण का आयोजन किया गया। समारोह मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान नरेश मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगत किशोर रामदेव, PPO कमलेश गुजर, प्रधानाचार्य हरिराम मीणा, सरपंच दिलवर कौर, कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष नंदलाल केसरी, पूर्व सरपंच टीकमचंद अर्जुन मीणा, नेमीचंद मालव, वार्ड पंच उपेंद्र मालव सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रधान नरेश मीणा ने अपने उद्बोधन में दौरान विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग करवाने का आश्वासन दिया। अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी रामदेव ने सरस्वती प्रतिमा स्थापना के बालकों को मनोबल बढ़ेगा। इस दौरान स्कूल के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। छिपापड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। 16 वर्षों से अनुपंका नियुक्ति एवं पेंशन को लेकर दर दर भटकता परिवार, कलेक्ट्रेट ने दिया आश्वासन। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद पीड़ित महिला से मिले जिलाधीश, दिया प्रकरण के निस्तारण का आश्वासन। रतलाम जिले में जावरा तहसील के रहने वाले एक परिवार युवक अपनी बीमार मां के साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद जिलाधीश ने हुई मुलाकात, जहां लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला शांतिबाई ने अपने पीड़ा जिलाधीश को बताई। महिला ने बताया कि पिछले 15 सालों से शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रही हूं। मेरे पति स्वर्गीय रमेश चंद्र वर्रा तहसील कार्यालय आलोट पर 3य श्रेणी कर्मचारी राजस्व विभाग में पदस्थ थे, जिनकी मृत्यु 2006 में हो चुकी थी। जिनके उपरांत मेरे पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति एवं उनकी पेंशन राशि को लेकर निरंतर कार्यालय के चक्कर लगा रही हूं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। आज जब वर्तमान में पदस्थ जिलाधीश ने मौके पर अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। वह मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाधीश ने बताया कि प्रकरण मेरे संज्ञान में अब आया है। हमारे ही विभाग के कर्मचारी था, क्योंकि महिला के पति को 2004 में बर्खास्त किया गया था। कोर्ट का आदेश था कि वह शासन की अपील पर निरस्त हुई थी और संबंधित व्यक्ति 2006 में मृत्यु हो गई थी। तब से महिला के कोई भी आवेदन नहीं किया गया था। वहीं महिला के पति का बर्खास्त का आदेश है, वह अब भी यथावत है। प्रकरण थोड़ा जटिल है, क्योंकि बर्खास्त
बर्खास्तगी का आदेश 15 साल पुराना है और बर्खास्तगी का आदेश जिस कोर्ट से हुआ था वह सजा खत्म हो गई है। अब ये कोशिश की जाएगी कि उनके प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। लंबे समय से चल रही पीड़ित परिवार की सुतली एवं कलेक्टर ने कहा कि पीड़ित महिला का प्रकरण अब आया है मेरे सामने, बहुत जल्द होगा इसका निस्तारण, में खुलासा मिलेगा, पीड़ित को न्याय। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। भैया आपका? प्रेम कुमार वर्रा। प्रेम जी, आप अपनी माता जी को लेके क्यों आए थे कलेक्ट्रेट में? ये मेरे पापा का केस था जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए और मम्मी की पेंशन जारी करने के लिए मैं एक आवेदन दिया कलेक्टर साहब को। पहले भी दिया था, 15 साल पहले भी दिया था और अभी 8 महीने पहले भी दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ 15 साल से क्या तक, और फिर आज फिर देना पड़ा? 15 साल में क्या हुआ ऐसा कि आपके आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई? मतलब यहाँ से इन्होंने एक लेटर जारी करा था आलोट को, हाँ, उसमें उन्होंने दिया था बोले इनका जो 6 तत्वों का भुगतान किया जाए, पर वहाँ मेरे पापा का रिकॉर्ड नहीं मिला। उस कारण से मैंने आज कलेक्टर साहब से मैं मिला, हाँ। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? क्या कि आपका 2 महीने में हो जाएगा आपका काम। अच्छा, आपकी मम्मी और आपने शायद इच्छा मृत्यु भी मांगी थी, क्या क्यों मांगी थी, क्या वजह थे? अब इच्छा मृत्यु इसीलिए मांगी थी कि 15-16 साल तो हो गए और मम्मी की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर है, अब क्या करेंगे। ये तो मैं मरने के लिए सोच रही हूँ। तो फिर हमने ये सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी खबर। फिर आज मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या बात? उन्होंने 2 महीने का बोला कि 2 महीने में आपका काम हो जाएगा। ठीक। संत वर्रा। क्या हुआ था, क्यों आप मरना चाहती थी, क्यों? मैं कमा के मर गई सर। 16 साल हो गया मेरे आदमी को मराने। मेरी चप्पल ही टूट गई। कलेक्टर ऑफिस, आलोट, रतलाम सब दूर दौड़ी सर मुँह। और मेरे इंदौर का इलाज चल रहा है सौरभ डॉक्टर का। बहुत बड़ी बीमारी है, नलिया बिठाई रखी मेरे शरीर में नकली। फिर भी मैं चल रही हूँ। मैं नकली 4 नलिया बिठाई रखी, फिर भी चल रही हूँ। टोकरिया लेके घूमू, सब्जी बेचू, मेरा पेट का गुजारा कर रही। भाई भोजे के पास किराए से रह रही, भाई भोजे भी मार रहे मेरे को लकड़ी से, फिर भी मैं चल रही हूँ। पति को मराने तो 14 साल हो गया सर। वो तो पति था मेरा। अच्छा, ये बताओ कि बीमार को उनको क्यों नौकरी से बर्खास्त किया था? अबे राम जाने, ये तो मेरे को पता नहीं है सर, बिल्कुल पता नहीं। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, 3 दिन में होश आया। सौरभ डॉक्टर ने मेरा होश लवाया। इंदौर भर्ती थी तो उसमें मेरा दिमाग सब खो गया। अबे मैं तो बस कमा के मेरा पेट भरूं। भीख नहीं मांगी मैंने आज तक, पर भीख मांगू नहीं गा, मैं कभी नहीं मांगूंगा। पर कलेक्टर साहब से जरूर मांगूंगा और रेडियो साहब से भी मांगूंगा, क्योंकि मेरे आदमी ने नौकरी करी 14 साल थी। मेरी भी चप्पल टूट गई, बहुत परेशान हो गई मैं बुढ़ापा में। अभी इसलिए सोच रही हूँ, सौरभ डॉक्टर को बोली मैं कि मेरे को मार डालो। कागज भी पड़े मेरे पास इलाज का। आपने क्या कहा आपसे? अब कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम मैं कर दूंगा 2 महीना में, तो कर दे। 2 महीना में करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मौत से मर जाऊंगा। मेरी मरने की इच्छा हो गई। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, हाँ, भगवान ही लेगा मेरे को, ऊपर वाला। मेरे नलिया बिठी रखी शरीर पे, बड़ा ऑपरेशन हो गया मेरा पेट का, 7 टांका। अनुकंपा के लिए सर मामला अटका हुआ था सर, क्या कारण रहा है और क्या उम्मीद कर सकती है सर उम्मीद? देखिए, अनुकंपा का प्रकरण नहीं है। 2004 में महिला के जो हमारे विभाग का कर्मचारी है उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद इसलिए बर्खास्त किया गया था कि उनको कोर्ट से सजा हुई थी। ये नियम है कि अगर किसी शासकीय कर्मचारी को सजा होती है तो उसकी बर्खास्तगी होती है। बर्खास्त होने के बाद उस सजा के खिलाफ वो अपील में गए, वहाँ से उनकी सजा निरस्त हो गई। शासन के द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई, जिसमें शासन की अपील निरस्त हुई। ये पूरी कार्रवाई 2006 में ख़त्म हो गई, लेकिन जो बर्खास्तगी का आदेश है वो अभी तक कायम है और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। 2006 के बाद से मैंने उनकी पत्नी आई थी, उससे मैंने पूछा तो 2006 के बाद से वो कभी इसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। आज की तारीख में भी उनका जो बर्खास्तगी का आदेश है वो यथावत है। अब प्रकरण थोड़ा जटिल है, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका बर्खास्तगी आदेश 15 साल पहले का है और बर्खास्तगी आदेश जिस कोर्ट के निर्णय से हुई थी वो सजा खत्म हो गई। तो अब ये कोशिश की जाएगी कि उनको शासन के प्रावधानों के तहत जितनी जल्दी हो सके उनके प्रकरण का निराकरण हो। थोड़ा जटिल प्रकरण जरूर है, लेकिन ये मेरे संज्ञान में आया है, तो इसके निराकरण की हर संभव कोशिश की जाएगी।
मालदार खातेदारों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नकली चेक के जरिए लाखों की ठगी करते थे अभियुक्त। डोंबिवली की मानपाड़ा पुलिस ने बनावटी चेक के जरिए मालदार खातेदारों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। हरीशचंद कौड़े, नीतीश ओलार, अशोक चौधरी, मोहसिन खान उर्फ मसर, अमर फारूक, सचिन सालसरकर, अनेक उतारी, भावेश कुमार और लकिया उक्त गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों को पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार उक्त आरोपी मालदार खातेदारों को अकाउंट की जानकारी हासिल कर उनके अकाउंट नंबर का इस्तेमाल कर जाली चेक बनाकर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने इस तरह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान आदि राज्यों को अनेक खातेदारों के साथ करोड़ों की ठगी की है। आपको बताते कि कल्याणशील रोड पर भी स्थित HDFC बैंक के मैनेजर से इसी तरह की धोखाधड़ी की शिकायत मानपाड़ा पुलिस थाने में की थी। उसी केस की जांच पड़ताल करते हुए मानपाड़ा के इंचार्ज शेखर बांगड़े व उनकी टीम ने बैंक फ्रॉड करने वाले 8 आरोपियों को धर दबोचा है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। ऑक्टोबरमध्ये HDFC बँक मानपाडा येथे काही 3 लोक बोगस चेक घेऊन वटवायला आले होते। आम्हाला माहिती मिळाली बँक मॅनेजर करवी। आम्ही तात्काळ तिथे गेलो आणि त्यांना ताब्यात घेतलं। 3 आरोपी आहेत। API गोरे यांनी तपास सुरू केला आणि हा तपास सुरू केल्यानंतर ह्या गुन्ह्यात आम्ही टोटल 8 आरोपी अटक केलेले आहेत। जे आरोपी तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सर्व ठिकाणी त्यांनी अशा प्रकारचे गुन्हे केलेले आहेत। त्यांचा एमओ असा आहे की जे मोठ्या कंपनीचं अकाउंट आहे त्याची माहिती मिळवायची आणि त्याचे चेक बनवायचे, खोटे चेक, आणि ते जे बंद किंवा डेड अकाउंट आहे त्याच्यामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करायचा। अशा पद्धतीने आणि अद्यापपर्यंत त्यांनी जवळजवळ 10 कोटी पूर्ण ऑल ओव्हर इंडियात ट्रान्सफर करून बोगस चेक टाकून फसवणूक केलेली आहे। यामध्ये API गोरे आहेत, त्यांनी गुजरातमध्ये जाऊन सर्वत्र तपास केला। एकूण 8 आरोपी अटक केलेत। यामध्ये बोगस चेक ताब्यात घेतलेत। ज्या प्रिंटरवर, लॅपटॉपवर चेक तयार केलेत तोही ते सामान जप्त केलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने खूप चांगले काम API गोरे आणि त्यांच्या स्टाफने केलेले आहे। सर, यांची पार्श्वभूमी काय, म्हणजे हे लोक कोण आहेत, प्रोफाईल काय याचं? हे असे चीटरच आहेत, वेगवेगळ्या गँग तयार करतात आणि अशा प्रकारे ते बोगस चेक तयार करत असतात। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगड़े ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगड़े ने विकासखंड पौड़ी तथा कच्चीखाल ब्लॉक के अंतर्गत पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि समस्त बूथों में साफ सफाई व विशेष ध्यान रखना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने शौचालय, विद्युत, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने संबंधित BLO से मतदाताओं की जानकारी ली। कहा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाएं, सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोगंदे ने राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय बुढ़ियाखाल, इंटर कॉलेज परशुखाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अंगरूड़ा, इंटर कॉलेज जकेटी तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपलानी पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि मतदान केंद्रों में जाने वाले रास्तों की साफ सफाई करना सुनिश्चित करें, जिससे मतदाताओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने BLO में मतदाताओं तथा पोलिंग बूथों में शामिल गांवों की जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने निर्वाचन नामावली में नए मतदाताओं की जानकारी लेते हुए कहा कि आगामी 14 फरवरी 2022 को लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें, जिनसे 100% मतदान हो सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बूथों में रैप, शौचालय, पेयजल, विद्युत सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा कि बूथों में बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था तथा छांव में लिए शेड बनवाएं सुनिश्चित करें। और गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कोटद्वार भाजपा प्रत्याशी ऋतु भूषण खंडूरी ने राज्यसभा सांसद अनिल बुनाली के अपने संबोधित में कहा कि आज ऋतु जी के पक्ष में भीड़ को देखते हुए 2005 का
अपना चुनाव याद दिला दिया। वहीं राज्यसभा सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का जिक्र करते हुए कहा कि वीसी खंडूरी की तरह रितु खंडूरी ऊर्जावान नेता है। लोगों ने अपेक्षा की आप डबल इंजन की सरकार बनानी है, जिससे कोटद्वार के 2 निधि मिलेगी, एक राज्यसभा की और दूसरी विधायक निधि की। एक सवाल के जवाब कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कोटद्वार पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड का चुनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें स्पष्टता से दिख रहा है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तराखंड की जनता ने ये तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया कि विकास की यही गति चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने ये भी तय कर लिया है कि अगला दशक उत्तराखंड का हो। इसके पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड में सारे लोगों ने तय किया कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में हम सब उत्तराखंड के अंदर विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएं और अगला दशक पूरे देश में भारत का उत्तराखंड का। दूसरा वही कि